बैक टू माय चैनल नॉलेज गेटवे। आज की जो क्लास है वो है डिमांड का पार्ट 3। चैप्टर जो हम डिमांड डिस्कस कर रहे थे 11th क्लास का, वही कंटिन्यूशन में है। उसका थर्ड पार्ट आज है जिसमें हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, इसके एक्सेप्शंस क्या होती है वो, एंड इसके रीजंस क्या होते हैं वो भी। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। और जिसने फर्स्ट एंड सेकंड क्लास नहीं देखी है सो प्लीज़ देख लेना फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। उसमें हमने डिमांड का चैप्टर बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करा हुआ है। सो इसको देखने से पहले प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू उनको देख लेना। स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ डिमांड। सॉरी, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि देयर आर द नेगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। मतलब अगर मेरे प्राइस किसी चीज़ के बढ़ रहे हैं तो उसकी जो क्वांटिटी है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट कराया था मैंने जब भी बताया था कि प्राइस एंड क्वांटिटी का जो रिलेशन है वो ऑलवेज इन्वर्स रहता है। व्हेन द प्राइस ऊपर जाते हैं तो क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है। जब प्राइस किसी चीज़ के कम हो जाते हैं तो वहीं पे उस चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है। बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे, सो दैट्स वाई आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ फर्स्ट एंड सेकंड क्लास देख लेना, जब भी ये अच्छे से आपको समझ आएगा। ठीक है, अब ये तो है कि ये तो डिमांड का लॉ हो गया कि प्राइस एंड क्वांटिटी जो है वो इन्वर्स रिलेशन में रहेंगे। बट कब रहेंगे? व्हेन द कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, क्योंकि डिमांड दूसरे फैक्टर से भी चेंज हो सकती है। वी ऑलरेडी स्टडीड इन आवर प्रीवियस क्लासेस कि जो फैक्टर्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं जिसकी वजह से चेंज हो सकती है डिमांड। तो ज़रूरी नहीं है कि प्राइस की वजह से ही चेंज हो रही है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड, व्हेन वी आर सेइंग कि रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी इज इनवर्स, देन वी एज्यूम डैट ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। हमें ये मान के चलना है इसमें कि जो अदर फैक्टर्स है वो सारे कांस्टेंट हैं। मतलब कि जो क्वांटिटी डिमांड है वो कम या ज़्यादा हो रही है, चेंज हो रही है, किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। जब भी इन दोनों का नेगेटिव रिलेशन रहेगा, राइट? ओके, अब नेक्स्ट चीज़ आती है एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एजम्पशंस क्या होती है लॉ ऑफ डिमांड की? कुछ एजम्पशंस हमने लेके चलनी है, वही है एजम्पशंस, कुछ भी नहीं है, तो रटने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। मैंने यहाँ पे क्या बोला था? कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, वही यहाँ पे इलेबोरेट करके लिखा हुआ है। प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स डू नॉट चेंज। सब्सिट्यूट गुड्स भी तो अदर फैक्टर हो गया ना, है ना? अदर फैक्टर्स में हमने यही सारी चीज़ें पढ़ी थी कि सब्सिट्यूट गुड्स का प्राइस चेंज हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस चेंज हो रहा है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन सेम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन द फ्यूचर। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। सारे के सारे फैक्टर क्या होंगे? कांस्टेंट रहेंगे, नो चेंज। ओके, सो रटने वाली कोई भी बात नहीं है, सिंपल सी चीज़ हमने पढ़ी है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि देयर इज़ द इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे जैसे मेरा प्राइस इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, जैसे जैसे प्राइस कम होगा वहीं पे क्वांटिटी डिमांड जो है मेरी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसकी एजम्पशंस क्या लेके चलने की? जितने भी अदर फैक्टर्स हैं वो सारे कॉन्स्टेंट रहेंगे। अदर फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस हो सकता है, थर्ड वन इज़ इनकम हो सकती है कंज्यूमर की, फोर्थ वन इज़ टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो सकता है, फिफ्थ वन इज़ चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन द फ्यूचर। एक्सपेक्टेशन किसी के प्राइस की कम होने की या ज़्यादा होने की। ओके, अब आता है लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? MU मार्जिनल यूटिलिटी मतलब होता है कि जैसे जैसे आप एक चीज़ को कंज्यूमर है वो एक चीज़ को कंज्यूम करना स्टार्ट करता है, जब वो फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करता है तो उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो थोड़ा सा हाई होता है, एंड ही वांट कि मैं थोड़ा सा और ज़्यादा स्पेंड करूं उसी सेम कमोडिटी पे। बट वो कब तक स्पेंड करेगा उस पर? जब तक कि MU इक्वल टू प्राइस के ना हो जाए। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। लाइक एक पर्सन है जिसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है
वो 1 गिलास वाटर पिएगा, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा एट दिस वन फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर। जैसे ही वो सेकेंड ग्लास पानी का पिएगा, उसका थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो जाएगा क्योंकि उसकी प्यास थोड़ी सी कम हो जाएगी, राइट। जैसे ही वो थर्ड ग्लास ऑफ वाटर पिएगा, उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल और भी कम हो जाएगा, और भी कम मतलब बहुत कम हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा उसका पीने का मन नहीं करेगा, मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल 0 हो जाएगा बिल्कुल। ओके, सो यही कंसेप्ट चलता है मार्जिनल यूटिलिटी में। एक प्रोडक्ट को आप जब तक लेते रहोगे जब तक कि आपके प्राइस के इक्वल ना आ जाए। जब आपको लगता है कि मेरा जो है प्राइस जो है राइज हो रहे हैं, तो मेरा एमयू क्या हो जाएगा, लेस होना स्टार्ट हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी मेरी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि इसमें 3 स्टेजेस आती है। फर्स्ट वन इज इक्विलिब्रियम स्टेज कब आएगी, जब मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो प्राइस के इक्वल होगा, ठीक है। सेकंड स्टेज इसकी कब आएगी कि देखो 3 ही चीज़ें हो सकती है, या तो एमयू प्राइस के इक्वल हो जाए, या प्राइस से ज़्यादा हो जाए, या प्राइस से कम हो जाए, इससे अलावा तो कुछ नहीं होगा। तो पहली बात तो यही होगी कि एमयू अगर प्राइस के इक्वल है तो मेरी इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाएगी, मतलब नो लॉस नो गेन वाली सिचुएशन। ओके, अब क्या है, व्हेन एम यू इज़ मोर देन प्राइस, अगर प्राइस से ज़्यादा होता है एम यू तो क्या होगा, इफ़ प्राइस ऑफ गुड्स फॉल इट मेक्स एम यू ग्रेटर देन प्राइस, इट इंक्रीजेज द कंज्यूमर टू बाय मोर। किसी चीज़ के प्राइस अगर कम होते हैं तो अनक्रेज करता है कंज्यूमर को और ज़्यादा खरीदने की, है ना। किसी चीज़ के प्राइस, मान लो एक चॉकलेट है मेरी फेवरेट जिसका प्राइस है मान लो 10 रुपीज़, अब इसके प्राइसेस 8 हो गए, तो मेरा और मन करेगा कि मैं और ज़्यादा खरीद लूँ इसको। जैसे मेरे पास पहले 50 रुपीज़ थे, 50 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली मेरी 5 चॉकलेट्स आ सकती थी, राइट। बट अब जब इसका प्राइस 8 रुपीज़ हो गया है तो मेरी और भी ज़्यादा चॉकलेट आ सकती है ना। तो मैं क्या कर दूँगी, मेरी कैपेसिटी ऑफ बाइंग ज़्यादा हो जाती है एंड कंज्यूमर विल स्टार्ट बाइंग मोर। ओके, अब जब प्राइस ज़्यादा हो जाता है एंड एम यू कम हो जाता है, व्हेन एम यू इज़ लेस देन द प्राइस, प्राइस ज़्यादा एंड एम यू कम है, मार्जिनल यूटिलिटी कम है, इफ़ प्राइस ऑफ गुड्स राइजेज इट मेक्स एम यू लेस देन प्राइस, नाउ कंज्यूमर विल रिड्यूस द डिमांड। अब क्या कर देगा, वो अपनी डिमांड को कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा, अनटिल एम यू राइजेज टिल इट अगेन बिकम इक्वल टू प्राइस। कब तक कम रखेगा, जब तक कि ये यहाँ पे ना आ जाए, मतलब एम यू किसके इक्वल ना हो जाए, प्राइस के इक्वल ना हो जाए, जब तक कि क्या रखेगा वो उसको कम रखेगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो कंफ्यूज नहीं होना, 3 ही स्टेज है इक्विलिब्रियम की। व्हेन एम यू इज़ मोर देन प्राइस, व्हेन एम यू इज़ लेस देन प्राइस। जब एम यू ज़्यादा है प्राइस से तो कंज्यूमर क्या चाहेगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट करूं और ज़्यादा अपनी डिमांड मतलब यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी। जब एम यू कम है प्राइस से तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिकॉज कंज्यूमर नहीं चाहेगा ज़्यादा परचेज करना जब तक कि वो प्राइस के इक्वल ना आ जाए, इसके बाद ही तो चाहेगा ना वो ज़्यादा लेना, ठीक है। सो 3 स्टेजेस है इक्विलिब्रियम की, जो यही थी। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है रीज़न ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्या क्या कारण होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के, मतलब क्यों इनवर्स रिलेशन रहता है बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। सबसे पहला रीज़न तो यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो मैंने अभी एक एग्जांपल दिया आपको वाटर वाला, कि एक पर्सन है बहुत ज़्यादा थर्स्टी है, ही स्टार्ट ड्रिंकिंग वाटर, तो जैसे ही वो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर लेता है हिज सेटिस्फेक्शन लेवल इज़ बहुत ज़्यादा होगा। जैसे ही वो सेकंड ग्लास ऑफ वाटर लेगा उसका सेटिस्फेक्शन लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा, जैसे वो थर्ड ग्लास इनटेक करेगा उसका सेटिस्फेक्शन लेवल और भी कम हो जाएगा, या फिर एक टाइम ऐसा आएगा बिल्कुल 0 हो जाएगा, वो लेना ही नहीं चाहेगा। सो वही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on decrease। जैसे ही हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं, जो हमारी यूटिलिटी डिराइव होती है एक सक्सेसिव यूनिट से, वो क्या हो जाती है, कम होना स्टार्ट हो जाती है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। एग्जाम्पल वही सेम है वाटर इनटेक वाला। ओके, नेक्स्ट है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट मैंने आपको जब सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स समझाए थे जब भी बताया था, और सेम एग्जांपल दिया था आई थिंक कोक एंड पेप्सी का। लाइक सब्सटीट्यूट गुड्स वो होते हैं जो एक की जगह पे दूसरे यूज़ किए जा सकते हैं। लाइक कोक के अगर प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, पीपल स्टार्ट बाइंग पेप्सी, पेप्सी की डिमांड ज़्यादा होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, सेम जो भी अदर गुड्स होता है जो उसका सब्स्टिट्यूट होता है उसकी
डिमांड ज़्यादा होनी स्टार्ट हो जाती है, राइट। नेक्स्ट क्या है, इनकम इफ़ेक्ट। इनकम इफ़ेक्ट में क्या है, अगर एक पर्सन की इनकम इंक्रीज़ होती है तो उस पर्सन की बाइंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है और वो ज़्यादा बाई करना स्टार्ट कर देता है। बट अगर किसी पर्सन की इनकम कम हो जाती है तो उसकी बाइंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज एक गर्ल है ईशा, शी हैव 4 चॉकलेट्स, मतलब वो बाय करती है 4 चॉकलेट्स एट द रुपी 10 ईच, ओके। उसकी पॉकेट मनी टोटल कितनी थी, 40, डेट इज़ 4 × 10। अब उसकी जो चॉकलेट का प्राइस है वो घट के 10 रुपी से 8 रुपी हो गया है, ओके। अब अगर चॉकलेट का प्राइस रिड्यूस होके 8 रुपी हो गया, अब वो अपनी 40 रुपी की इनकम से कितना अर्न कर पाए, कितनी चॉकलेट्स ले पाएगी। नाउ शी कैन बाय 5 चॉकलेट्स विद दीज 40 रुपीज़, ओके। सो उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होगी ना, 1 यूनिट से पहले 4 ले पा रही थी, अब 5 ले पा रही है, राइट। और क्या कम हुआ है, प्राइस कम हुआ है ना चॉकलेट का, बेशक से इनकम उसकी वहीं पे है फिक्स, उसकी पॉकेट मनी इंक्रीज़ नहीं हुई है, ओके। एडिशनल कस्टमर्स का मतलब क्या है, जैसे ही प्राइस इंक्रीज़ होने स्टार्ट होते हैं किसी डिक्रीज़ होने स्टार्ट होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, तो जो उसके कस्टमर्स होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था पेप्सी का, लाइक एक और एग्जांपल देख लेते हैं मैगी का एंड यिप्पी का। अगर मान लो मैगी जो है अपने प्राइस को रिड्यूस कर देती है फ्रॉम 12 रुपी टू 10 रुपी पर पैकेट, तो क्या हो जाएगा, जो हमारी मैगी की डिमांड है वो और ज़्यादा बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, इसके कस्टमर और ज़्यादा बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। जो यिप्पी पे थे वो भी अब मैगी पे आ जाएंगे। वो यिप्पी पे क्यों थे, बिकॉज इसकी कॉस्ट पहले 10 रुपी थी, अगर ये भी 10 पे लेके आ जाएगा तो इसके भी जो कस्टमर्स हैं वो यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो एडिशनल कस्टमर्स कब आते हैं, जब प्राइस कम होते हैं, ओके। डिफरेंट यूजेस क्या है, लाइक मिल्क, मिल्क के बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं, लाइक कर्ड, पनीर वगैरह एक्सेट्रा। सो अगर मिल्क के प्राइस अप होते हैं तो बाकी सारी चीज़ों की डिमांड पे भी फ़र्क पड़ता है। जैसे ही मिल्क के प्राइस कम होते हैं तो और सारी चीज़ों की भी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाती है, लाइक चीज़, बटर, इन सब की चीज़ें डिमांड भी ज़्यादा हो जाती है अगर प्राइस कम हो जाते हैं। अगर प्राइस ज़्यादा हो जाते हैं मिल्क के तो बटर, चीज़ वगैरह है इनके भी डिमांड कम हो जाती है अगर मिल्क के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। सो डिपेंड करता है उसके यूजेस पे भी, ओके। अब एक्सेप्शंस हैं टू द लॉ ऑफ डिमांड, कहाँ कहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है। सो फर्स्ट एक्सेप्शन प्लीज़ ध्यान से देखना, क्योंकि जो रीजंस है वो तो हम पहले भी कर चुके हैं फर्स्ट और सेकंड क्लास में। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, वी ऑलरेडी हैव स्टडीड अबाउट इट, ओके। बट एक्सेप्शंस जो है वो हमने नहीं करी है, सो बी केयरफुल। एक्सेप्शंस ध्यान से सुनना क्या होती हैं। फर्स्ट वन इज़ गिवन गुड्स। गिवन गुड्स कौन से होते हैं, दीज आर द टाइप ऑफ इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स के ही एक टाइप होती है जिनको हम बोलते हैं गिवन गुड्स। लाइक ये एक स्पेशल काइंड ऑफ इन्फीरियर गुड्स होते हैं। ये ऐसे होते हैं ऑन विच द कंज्यूमर स्पेंड्स अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज इनकम एंड देयर डिमांड राइजेज विद एन इंक्रीज इन प्राइस एंड डिमांड फॉल्स विल डिक्रीज इन प्राइस। जैसे ही प्राइस अप होने स्टार्ट होते हैं वैसे ही इनकी डिमांड भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही इसके प्राइस कम होना स्टार्ट हो जाते हैं वैसे इसकी डिमांड भी कम होनी स्टार्ट हो जाती है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड में कि इन्वर्स रिलेशन रहता है, अगर प्राइस बढ़ रहे तो यहाँ पे डिमांड आइडली कम होनी चाहिए एज पर द लॉ ऑफ डिमांड, बट इट्स अ एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड व्हेन द प्राइस राइजेस ऑफ एनी कमोडिटी, जो डिमांड है उसकी वो भी बढ़ रही होती है। इसका एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो गिवन गुड्स में जवार, बाजरा जो होते हैं उनका आप एग्जाम्पल ले सकते हो। जवार, बाजरा। अब इन केसेस में ये गिवन गुड्स होते हैं। नॉर्मली क्या होता है इन आवर कंट्री कि जो पीपल होते हैं किसी ऐसे सीरियल्स के अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो कंज्यूमर जो होता है वो इस पर
कम स्पेंड करना स्टार्ट कर देता है। एंड कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, अगर इसके प्राइजेस बढ़ते हैं तो इसकी डिमांड भी बढ़ जाती है, कि लोग सोचते हैं कि प्राइसेस ऑलरेडी बहुत हाई है तो मैं यही वाले लूँगा। बट अगर इसके प्राइसेस कम होना स्टार्ट हो जाएंगे तो ये कहाँ पे शिफ्ट ऑन हो जाएंगे, वीट पे और राइस पे, कि इतने में तो मेरे वो भी आ सकते हैं, तो बेटर है कि मैं थोड़े से अच्छे सीरियल्स का यूज़ कर लूँ। ओके, नेक्स्ट है स्टेटस ऑफ सिंबल, स्टेटस सिंबल गुड्स। इसमें होते हैं लाइक गोल्ड हो गया, मतलब प्रीसियस आइटम्स, सिल्वर हो गया, पेंटिंग्स हो गई, जो लोग अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए परचेज करते हैं, वेदर द प्राइस इज़ हाई। बहुत सारी पेंटिंग्स ऐसी होती है जिनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, बट फॉर देयर प्रेस्टीज जो पीपल होते हैं वो इसको बाय करते हैं ओनली फॉर द स्टेटस। ओके, फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं काम करता है। फियर ऑफ शॉर्टेज, एक होता है शॉर्टेज, अगर किसी चीज़ की का डर होता है कि इन फ्यूचर इस चीज़ की शॉर्टेज हो जाएगी इन काइंड ऑफ वॉर वगैरह, तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी लेना स्टार्ट कर देते हैं, बेशक से प्राइस हाई होते हैं। जैसे अभी हुआ था कोविड के टाइम पे, इनिशियली क्या हुआ था, लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे एंड दे स्टार्ट बाइंग मोर एंड मोर राशन, मतलब ख़रीदना स्टार्ट कर दिया था, नेसेसिटी आइटम्स ख़रीदने स्टार्ट कर दिए थे बेशक से। एंड बहुत सारे शॉपकीपर्स ऐसे थे जो कि हायर प्राइजेस पे दे रहे थे कि पीछे से ही सामान नहीं आ रहा है, व्हाट वी कैन डू, हमें ही महंगा मिल रहा है, ऐसे करके देते थे। एंड पीपल आर स्टिल बाइंग एट द हायर कॉस्ट ऑल्सो, बिकॉज दे आर द नेसेसिटी गुड्स एंड दे हैव फियर ऑफ शॉर्टेज इन द फ्यूचर, दैट्स वाई दे वर रेडी टू पे हाई प्राइसेस। ओके, नेक्स्ट इज इग्नोरेंस। इग्नोरेंस बोल सकते हो कि व्हेन कंज्यूमर में बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी एट अ हायर प्राइस व्हेन दे आर इग्नोरेंट ऑफ द प्रिवेलिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द मार्केट। मतलब पीपल जो होते हैं वो स्टार्ट कर देते हैं बाइंग एट द हायर प्राइस, इवन जब उन्हें लगता है कि मार्केट में उसके प्रिवेलिंग प्राइसेस हाई होने वाले हैं, इग्नोरेंट हो तो वो इग्नोर करते हैं उस हाई प्राइसेस को भी। ओके, अब फैशन रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, कोई चीज़ इन ट्रेंड है, ट्रेंड में होती है तो बेशक से वो महंगी है तो भी उसकी डिमांड ज़्यादा रहती है, लोग हाई प्राइस पे भी उसको ले लेते हैं। बट कोई चीज़ फैशन में नहीं है, आउट ऑफ फैशन हो गई है, तो उसकी डिमांड ऑलरेडी कम हो जाती है, बेशक से प्राइस भी कम क्यों ना हो। नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ज़रूरी है, तो उनके प्राइसेस कितने भी ज़्यादा हो जाएं, दे वी हैव टू बाय दैट थिंग्स लाइक सोल्ट, शुगर, वीट, राइस, इनके प्राइसेस हाई होंगे तो भी हमें लेना ही पड़ेगा फॉर द लाइफ सर्वाइवल। ओके, नेक्स्ट है चेंज इन वेदर। इसमें भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, बिकॉज जो विंटर सीज़न होता है उसमें वुलन क्लॉथ्स की डिमांड ज़्यादा होती है और बेशक से प्राइस भी ज़्यादा होते हैं। बट ऐसे ही क्या होता है, समर सीज़न में विंटर क्लॉथ्स की जो है डिमांड कम हो जाती है, इसके प्राइस भी कम हो जाते हैं, है ना। होता है ना कि सेल लग जाती है जब थोड़ा सा मौसम चेंज होना स्टार्ट होता है तो। ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा कि रीज़न्स क्या होते हैं एंड एक्सेप्शंस क्या होते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, एक्सेप्शंस कई बार पूछ ली जाती है कि एक्सेप्शंस क्या है लॉ ऑफ डिमांड की। सो यू हैव टू रिटन दीज 7 एक्सेप्शंस। एंड एक आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने स्टडी करा, दैट वाज द लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, जिसमें तीन स्टेजेस होते हैं, इक्विलिब्रियम एंड द जब mu इज़ लेस देन प्राइस एंड व्हेन mu इज़ मोर देन प्राइस। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। रेस्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें देखेंगे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, राइट। सो टिल देन बाय बाय, एंड प्लीज़ अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो देन सब्सक्राइब माई चैनल, ये मोटिवेट करता है मेरे को और वीडियोस बनाने के लिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच।